हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 5 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास 4 तक आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। देखिए साथियों, जितने भी आपको क्लास प्रोवाइड किया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको मैथ समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, ये जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, सभी में एक ही मेथड का आपका यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% क्वेश्चन आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है और 95% क्वेश्चन मात्र आपके 2 लाइन में सॉल्व होते हैं। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको मैथ समझ में आनी है। आपकी डेडिकेशन पूरी तरीका से हमारे साथ होनी चाहिए। माइंड आप सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे पूरी तरीका से क्लास पर। मैथ में आप सभी लोग 30 में 30 स्कोर करने का ये हमारा दावा है। तो आप सभी लोगों को पूरी तरीका से डेडिकेट करना है क्लास पर, और अपने आप को अगर आप डेडिकेशन देंगे क्लास पर, 100% आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। जो नए छात्र हैं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इंस्पायर स्टडी के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आप जुड़ जाएं। कार्यालय परिचारी के लिए स्पेशल आपको तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और आज के सेशन का जो कटअप है ये आपका 23 के आसपास, या इससे आप अधिक सही कर पाते हैं तो आप कटअप के दायरे को आप पार कर लेते हैं। तो आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे एंड नहीं बनेगा तो आपको सॉल्यूशन आपको देखना है। क्लियर है? और आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है, कितना आपने सही किया है, आप कमेंट सेशन में बताएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 19:2 आपका 26 दिया गया है। यानी कोई आपका दो संख्या है, जैसे ये आपका पहला संख्या है और ये आपका यहाँ पर दूसरा संख्या है। इन दोनों का अनुपात आपको 19 अनुपात आपको यहाँ पर 26 आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, यानी छोटी संख्या हमारे पास 19 है और इसमें कहा जा रहा है कि जब 2 जोड़ दिया जाता है तो इस संख्या का जो अनुपात है ये आपका 3 अनुपात आपका 4 हो जाता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सोचने की बात है कि यहाँ पर आपका पहली संख्या में अगर 2 जोड़ा गया है तो निश्चित तौर पर इसका मान आपका बदल गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दूसरी संख्या है 26 आपका, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है तो ये भी मान आपका परिवर्तित हो गया है, जबकि ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी छोटी संख्या में ही केवल आपका 2 जोड़ा गया है। ऐसा करते हैं कि इन दोनों संख्या को हम लोग बराबर करते हैं, मतलब 26 और 4 को। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग 4 में 13 से गुना कर देंगे। और रेशियो का रूल कहता है कि अगर आप एक पार्ट में अगर आप कुछ भी गुना करते हैं तो दूसरा पार्ट में भी आपको गुना करना है, क्योंकि दोनों आपस में आपका कनेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए 13 तिया आपका 39 हो जाएगा और 26 को 39 बनाने के लिए आप यहाँ पर 2 से आप गुना कर देंगे। सॉरी, 13 चौके 52 हो जाएगा और ऊपर देखिए आपका 26 दूना आपका 52 हो जाएगा। अब आप सभी लोग अगर ऊपर में 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में आपका कनेक्ट है। अब क्वेश्चन में जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको 2 जोड़ा गया है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 13 19 दूना आपका 38 और यहाँ पर देखा जाए तो 13 तिया 39, यानी आप कह रहे हैं कि 13 तिया 39 और पहले था आपका 19 दूना 38, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, एक जोड़ा गया है, क्योंकि 19 दूना 38 से 13 तिया 39 आने के लिए आप एक जोड़ेंगे और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नहीं, 2 जोड़ा गया है। तो ऐसा करिए कि अंतर की तुलना आप अंतर से अपने कर दिया, जो निकालना है उसको आप गुना कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। दोस्तों, आप ही मुझे बताओ, ये बड़ी संख्या आपकी होगी ना? ये बड़ी संख्या आपकी होगी ना, क्योंकि 26 दूना आपका कितना हो जाएगा 52 और यहाँ पर आपका 19 दूना आपका हो जाएगा 38। तो हमें बड़ी संख्या निकालना है तो 26 दूना 52 से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा और 2 गुना 5 करेंगे तो आपका 2 पचे आपका 10, यानी 100 आपका 4 आएगा।
तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, इसका आप सभी लोग आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। मान लिया जाए कि कोई आपका एक संख्या होगा और इसको 2:1 के रूप में आपका बांटा जाता है। इन दोनों संख्याओं में बड़ा वाला जो भाग है ये आपका 52 है। जरा गौर करिएगा। देखिए कोई एक आपका बड़ा संख्या रहा होगा और इसको दो भाग में आपका बांटा गया है, जिसमें कि पहला भाग हमारा दिया गया है 2 और आपका एक भाग दिया गया है आपका 1। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं में जो आपका बड़ा भाग है ये आपको दिया गया है 52। बड़ा भाग आपको यहाँ पर कहा जा रहा है 52 दिया गया है और आप कह रहे हैं कि बड़ा भाग जो है ये हमारा 2 है। तो ऐसा करिए कि बड़ा भाग की तुलना आप बड़ा भाग से कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, मतलब वह कौन सी संख्या है जो कि आपका आपके 2 और 1 के रूप में आपका बांटा गया है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो जो संख्या रही होगा यानी रहा होगा आपका 2 और आपका 1, यानी आपका वो संख्या आपका 3 रहा होगा। तो आप 3 से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 26 दूना आपका 52, 26 गुना आप 3 करेंगे तो आपका 6 त्रिक 18 का 8, एक बचेगा 3 दूना 6 और एक आपका 7, यानी 78 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी। तो बिल्कुल आपको समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा था कि कोई एक संख्या है और इसको 2:1 के रूप में आपका बांटा गया है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो संख्या आपका 3 रहा होगा। 3 में से ही आपका एक भाग आपका 2 बना है, एक भाग आपका 1 बना है। यहाँ तक तो आपको कह दिया है कि बांटा गया है। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा भाग है ये आपका 52 है, यानी निश्चित राशि आपको यहाँ पर दिया गया है 52 दिया गया है और आप कह रहे हैं कि बड़ा भाग जो हमारा है यहाँ पर आपका 2 है। तो बड़ा भाग की तुलना आप बड़ा भाग से कर देंगे। कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, यानी वह संख्या कहने का मतलब है कि वह संख्या जिसको कि दोस्तों आपके 2:1 में आपका बांटा गया है। तो निश्चित तौर पर वह संख्या आपका 3 रहा होगा। 2 से इसको काटेंगे तो आपका 26 गुना आपका 52, 26 गुना 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 78, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उसका योग दिया गया है 420 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के बीच जो अनुपात है ये आपका 3:4 है। जैसे मान लेते हैं ये पहला संख्या है, ये आपका दूसरा संख्या है। देखिए इन दोनों के बीच जो आपका अनुपात है ये आपका 3:4 दिया गया है। सभी क्वेश्चन को आप बनाइए। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो ही आप बेहतर स्टूडेंट हैं। आप इन चीज़ों को हमेशा मानिए। सभी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, 30 में 30 बनना चाहिए, क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं उनके लिए कटअप जो है 25+ इसका डिसाइडेड है और बाकी जो कैंडिडेट नए हैं उनके लिए कटअप यहाँ पर आपका 20 आपका 3 के आसपास या इससे आपको अधिक सही करना है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि उन संख्याओं का जो योग है ये आपका 420 है। साथियों संख्याओं का योग आपको कितना दिया गया है, आपको 420 दिया गया है और आप कह रहे हैं कि 4 और 3 आपका यहाँ पर संख्याओं का योग कितना है। तो आप कह रहे हैं कि 4 और 3 आपका 7 है। मतलब योग की तुलना हम लोग योग से कर देंगे और जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। बड़ी संख्या आपका क्या है यहाँ पर 4, तो यही निकालना है। तो इसको आप यहाँ पर गुना कर देंगे। देखिए 7 से काटेंगे तो आपका 7 छक 42, एक आपका 0 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 7 चौके 6 चौके आपका 24 और एक आपका 0 लग जाएगा, यानी 200 आपका 40, यानी ऑप्शन बी जितने भी छात्र लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है और ये टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आपका रिपीट होता है। चाहे आप किसी भी संस्थान का आप टेस्ट या प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, क्योंकि मात्र आपको 7 से 8 ही आपका चैप्टर इसका सिलेबस है। तो आप जान ही रहे हैं कि इसी में आपको बेहतर इंप्रूवमेंट आपको करना है। इसी चैप्टर में से आप जितना हार्ड क्वेश्चन को आप बनाइएगा उतना ज़्यादा रिजल्ट होने की आपकी संभावनाएं होगी, क्योंकि इसी 7-8 चैप्टर से आपके क्वेश्चन
पूरा आपका 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है 40 तथा कहा जा रहा है कि अंतर इसका जो दिया गया है ये आपका 4 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आप सभी लोग इसको बनाइए और अगर आप बना लेते हैं तो आप क्लास को स्किप आप करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग आपको यहाँ पर दिया गया है 40, यानी x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया गया है 40। अब कहा जा रहा है कि इसका अंतर आपको 4 दिया गया है, मतलब x माइनस आपका y, अंतर का मतलब घटा, और इसका अंतर आपको 4 दिया गया है। मैं आपको बार बार कहता हूं मित्रों कि जब भी कभी इस तरह का इक्वेशन आ जाए x प्लस वाई और x माइनस वाई, x निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे और y निकालना है तो घटा करके दोनों को 2 से भाग देंगे, क्योंकि y को हम लोग बड़ा मानते हैं और x को हम लोग छोटा मानते हैं, सॉरी x को बड़ा मानते हैं और y को छोटा मानते हैं, क्योंकि y के साथ आपका निगेटिव होता है। अब कहा जा रहा है संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका मतलब आपका x अनुपात आपको y यहाँ पर पूछा जा रहा है। x का वैल्यू निकालना है तो 40 और 4 आपका 44, 44 में 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20, आपका 2 हो जाएगा। उसी तरह से 40 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 36, 36 में 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 18 दूना 36। देखिए 2 से काटेंगे तो आपका 2 नमा 18, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11, मतलब 11 अनुपात आपका 9। यही आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 11 अनुपात 9। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 100 आपको 60 दिया गया है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कोई यहाँ पर आपका दो संख्या दिया गया है, मान लिया मैंने कि आपका फर्स्ट नंबर है एंड आपका ये सेकेंड नंबर है। इन दोनों का अनुपात कहा जा रहा है 5:3 है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के बीच जो अंतर है 160 है, यानी निश्चित राशि हमारा कितना दिया गया है 100 आपको 60 दिया गया है दो संख्याओं के बीच अंतर। और यहाँ पर जब हम लोग चेक करते हैं तो हमें पता चलता है दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है यहाँ पर आपका 2 आ रहा है, तो अंतर की तुलना आप अंतर से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। ये क्वेश्चन देखने से जरूर हल्का आपको लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, बट आपसे ये बनेगा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। गुणनफल मतलब यानी 5 तरीका आपका कितना, आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिएगा तो आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर जब भी आपका रेशियो रूल आपका चलता है तो वहाँ पर आपका यूनिट आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए गुणनफल निकाल रहे हैं तो 5 तरीका आपका 15, और आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ों का गुणनफल आपका होता है तो ये हमेशा आपका स्क्वायर के रूप में होता है। जैसे हम आपको ये कहें कि x इंटू एक्स का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ों का गुणनफल हो, चाहे आपका जो भी हो, चाहे मैथ हो, आपका फिजिक्स हो, जब भी कहीं गुना होता है तो आपका स्क्वायर के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपने गुना किए कर दिया है तो ये आपका स्क्वायर के रूप में हो गया। क्या ये आपका स्क्वायर के रूप में है क्या, नहीं है ना, तो आप इसको स्क्वायर के रूप में आप बना लेंगे। क्लियर है, आप इसको स्क्वायर के रूप में आप बना लेंगे। मैंने स्क्वायर यहाँ पर आपका कर दिया। आप दो चीज़ को काटेंगे मित्रों तो आपका कटेगा 80 बार में, और 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 आपका 64, यानी आपका हो जाएगा 6400। और इसमें आप सभी लोग 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपका देखिए 15 चौके 60, 60 का 0 6 बचेगा, और 15 छक 90, 90 और 6 आपका हो जाएगा 96, यानी 90 आपका 6 हो जाएगा। और 2 0 जो यहाँ पर आपका बचा हुआ है इसको आप लगा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 96,000, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट है। तो आज आपने एक नया चीज़ों को सीखा, आपने समझा ये कि जब भी कभी रेशियो के रूल से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमेशा वहाँ पर आपका यूनिट आपका सेम होना चाहिए। इसी से रिलेटेड मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपको क्या है कि ऑलरेडी जैसे मान लिया जाए ये आपको क्षेत्रफल दिया हुआ रहता, या गुणनफल के रूप में अगर आपको ये कहता कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये आपका 160 है, तो अगर 160 आपका गुणनफल के रूप में रहता
और हमें कोई संख्या दोस्तों अगर आपका निकालना रहता तो यहाँ पर 5 तरीक हम लोग 15 कर देते और आपको ये कहा था कि पहली संख्या बताइए या बड़ी संख्या, तो 5 से आप मल्टीप्लाई जरूर करते, लेकिन ये आपने क्या किया है, तो आप गुणनफल ये वाला आपका है, यानी आपका स्क्वायर के रूप में होगा, या तो फिर आप इसको स्क्वायर कर लेते या तो फिर आप क्या करते यहाँ पर इसका आप अंडर रूट आप कर लेते। तो क्योंकि स्क्वायर से आपका अंडर रूट आपका क्या हो जाता है, कट जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको चीजें कवर करा रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आप सभी लोग इसका आंसर करिए क्योंकि अभी आपका सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन अभी आपको रिसेंटली आपको कवर कराया गया है। बिल्कुल आपका रौंदते हुए चलना है इन सभी क्वेश्चंस को। आपको कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 आपको दिया गया है। देखिए शुरू में ही थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आपका सेट होता है जैसे आपका एग्जाम पैटर्न है। बाकी आप पीछे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल और भी ज्यादा आपका हाई होते चला जाएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, और याद रखिएगा कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी में इसी लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नहीं तो आपको जो है 2000 जो आपका 24 में कार्यालय परिचारी का रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ है, इसका क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको लेवल उतना दूर तक कवर करा दिया जाएगा जिससे कि आप बीएसएससी इंटर लेवल के भी क्वेश्चंस को आप जो है आप 25 में आप सभी लोग वहां पर भी 20+ आप एक्यूरेसी मेंटेन आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट का जा रहा है और अभी ही आप बीएसएससी इंटर लेवल का बनाइए, काफी बेहतर तरीका से आपके क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसमें भी आपका 25+ यानी 25 क्वेश्चन उसमें आपके मैथमेटिक्स के आते हैं, तो उसमें आप 20+ आप एक्यूरेसी मेंटेन आप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको 2:3 दिया गया है और उसका कहा जा रहा है कि योगफल आपका 420 है। यानी साथियों कहा जा रहा है कि योगफल आपका 420 दिया गया है और यहाँ पर संख्या आपको दिया गया है 2:3। तो योगफल की तुलना आप योगफल से करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 5। तो तुलना कर दिया मैंने और जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा, आपका 2। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 8 आपका 40 होगा और 5 चौके आपका 20 होगा। अब इसको आप सभी लोग गुना करेंगे तो आपका 4 दूना 8 होगा और 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना आपका 16, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 168। यानी ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जा रहा है 4800 का 40% का 25% का मान क्या होगा। मुझे बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, आप इसको पहले बनाएंगे तेजी से। यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 4800 रुपया है और इसका कहा जा रहा है कि 40%। देखिए जब प्रतिशत को ऊपर से हम लोग रिमूव करेंगे नीचे में आपका 100 होगा और ऊपर से यहाँ पर अगर प्रतिशत को रिमूव करेंगे नीचे में आपका 100 होगा। अब काट लीजिए आप सभी लोग, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, ये 4 से आपका 4 कट जाएगा, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। तो 480 आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बनाइए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का और बताइए आप सभी लोग राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए साथियों हमारा कहा जा रहा है कि 1.25 कहा जा रहा है कि 10 का यानी रुपए 10 का कितना प्रतिशत होगा। आप जानते हैं कि जिसमें का या से लग जाता है वो आपका हर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 10 के साथ का लग गया है तो 10 को आप यहाँ पर नीचे में रखेंगे और कहा जा रहा है कि इसी 10 का 1.25 कितना प्रतिशत है। तो 1.25 को साथियों क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऊपर में आप लिख देंगे ये कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, ये आपका 100 से 100 कटेगा। 10 से आप 125 को आप डिवाइड करेंगे। बताइए आप सभी लोग कितना बार में आपका लगेगा, ये पॉइंट में आ जाएगा 12.5, लेकिन आपको पूर्णांक में लाना है तो आपका देखिए कैसे होगा। तो आप 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना आपका 10 होगा और 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 25 होगा। अब आपका यहाँ पर आ गया है 25 बटा आपका 2 से आप 25 में भाग लगा लेंगे तो आपका 12.1 बटा आपका 2% आएगा। एग्जैक्ट आंसर आपका सी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को
20% वेतन वृद्धि प्राप्त करने पर उसका वेतन रुपये 24,000 रुपया हो गया, तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, ये आपको बताना है। चलिए अब बताओ आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी वो उनका इनकम हो, अपने आप में आपका होता है 100%। कितना होता है अपने आप में, ये आपका 100% आपका होता है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति के यानी 20% अगर वृद्धि वेतन प्राप्त होता है तो उसका वेतन कहा जा रहा है कि 24,000 रुपया हो जाता है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्तों कि वेतन में जो वृद्धि हुआ है ये आपका कितना हुआ है, तो आप कहेंगे कि 24,000 का हुआ है। और आप कह रहे हैं कि वेतन में कितना का वृद्धि हुआ है, कह रहे हैं कि आप 20 का वृद्धि हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इनका टोटल यानी पूर्व इसका वेतन कितना था, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है अपने आप में आपका 100%। जीरो से आप यहाँ पर जीरो को काट लेना, 2 से आप काटेंगे तो ये आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका डबल जीरो। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो मित्रों यहाँ पर आपका 12 होगा और 12 पर आपका कितना जीरो होगा, गलत हो गया क्या, गलत हो गया क्या, एक बार इसको आप पुनः चेक कर लेंगे। लगता है मुझे यहाँ पर आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन जो है ये आपका कहा जा रहा है कि 24,000 रुपया हो गया। ठीक है, 24,000 रुपया क्या है कि कहा जा रहा है कि हो गया, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% की वृद्धि होती है। आप मुझे ये बताओ कि आपका इनकम अगर शुरू में 100% है और इसमें 20% की अगर वृद्धि हो जाएगा तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि हमारा जो वेतन है ये आप कितना हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा। अगर आप 1 रुपया कहीं पर अगर आप कहीं पर 100 रुपया रेगुलर कमाते हैं और 20% की वृद्धि हुआ तो 20% का मतलब होता है कि हर 100 रुपया में, तो जब वृद्धि होगा 20% 100 में तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी 20% का जब वृद्धि होगा तो कितना का वृद्धि होगी आपका टोटल 100 आपका 20 रुपया मतलब आपका हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था हमें कि यहाँ पर इतना का वृद्धि होता है, कह रहा है कि इतना हो गया। अगर ये कहा था कि इतना का वृद्धि हो जाता है, यानी आपको ये कहा था कि 24,000 का वृद्धि हो जाता है तो आप 20 से ही आप गुना करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 24,000 हो गया मतलब पहले जितना था और प्लस वृद्धि मिला करके 24,000 इनका हो गया है वेतन। इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि शुरू में इधर मान लिया मैंने कि 100% आपका रहा होगा और इसमें अगर 20% की वृद्धि हो जाता है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 120 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर 120 से इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब निकालना क्या है, तो इसका कहा जा रहा है कि जो आपका पूर्व वेतन था ये कितना था, तो 100% आपका रहा होगा, इसे गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए जीरो से आपका ये जीरो कटेगा, 12 से काटेंगे तो आपका 12 दूना आपका 24, यहाँ पर आपका डबल जीरो आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना मित्रों, आपका राइट आंसर हो जाएगा डबल जीरो, और यहाँ से भी आपका डबल जीरो आ करके ऐड हो जाएगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20,000। यानी एग्जैक्ट अगर आंसर की यहाँ पर बात करें तो आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा में कहा जा रहा है कि महुया को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक प्राप्त हुए। मतलब एक आपका व्यक्ति है, इनका नाम है आपका महुया, और एक कोई व्यक्ति है इनका नाम है सुप्रिया। अब कहा जा रहा है कि जो महुया है इनको सुप्रिया से 10% कम अंक मिलते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि सुप्रिया को अगर आपका 100 मिलता है तो महुया को कितना मिलेगा, 10% कम, यानी आपका 90 मिलेगा। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि महुया को 81 अंक मिले हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महुया को कितना मिला है, कहा जा रहा है कि 81 अंक मिला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं महुया को कितना मिला है, तो 90 मिला है। तो ऐसा करिए कि महुया का जितना अंक मिला है उसकी तुलना आप उससे कर दीजिए। आप कहेंगे 90 के ऊपर क्यों 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 नहीं रखेंगे, तो बिल्कुल आप नहीं रखेंगे, इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन में हमारा निश्चित राशि दिया हुआ रहता है उसको हमेशा हम लोग ऊपर रखते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि सुप्रिया के अंक कितने हैं, जरा आप मुझे ये बता दो। तो आप क्या करेंगे, सुप्रिया को कितना अंक मिला है, तो आप कहेंगे 100 मिला है, तो आप इसको क्या करेंगे 100 से आप गुना कर देंगे, क्योंकि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से देखिए आपका जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 9 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो आपका 9 टाइम्स में कटेगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 90। यानी ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि जो भी छात्र नए हैं मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए
जो आपका बैच आपको दिया गया है, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। साथियों, इस बैच की क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्या इसकी आपका जो है खास बात है, क्या क्वालिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट आपका कीमती समय लेंगे, ताकि जो नए छात्र हैं वो भी आप सभी लोगों के साथ 25+ एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए। देखिए 7050513705 का आप स्क्रीनशॉट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस बैच के अंतर्गत आपको रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज मिलता है, जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। टेस्ट लगाने के बाद आपको तुरंत आपको स्कोर आपको दिख जाता है। साथ ही साथ इसमें सेट, प्रैक्टिस सेट A to Z आपको कराए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपका बुक्स आपका लॉन्च किया गया है, इस बुक का कंप्लीट जो आपका सजेस्टेड आपका बुक है, ये कंप्लीट आपका 100 क्वेश्चंस का आपका सेट बाय सेट करके आपको डिस्कशन कराया जाता है, जिससे कि पूरी तरीका से हम लोगों का बुक पर भी कमांडिंग प्रॉपर तरीका से आ जाए और चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीका से सही डायरेक्शन में 100% इम्प्रूवमेंट कर पाए। साथियों, पटना में चल रहे हैं जो आपके 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है, जहाँ से हर एक बार आपके रिजल्ट निकलता है। कंप्लीट ऑफलाइन सेंटर का भी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन की जो ऑफलाइन है सेंटर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर पे जो जानते ही हैं कि वहाँ से रिजल्ट निकलवाना ज़रूरी होता है। बाकी ऑनलाइन में कौन कहाँ से है क्या मतलब, तो इस कारण से क्या है कि ऑफलाइन वाला कंप्लीट आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ इसका डिस्कशन क्लास यानी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करके क्लास भी आपको डिस्कशन कराया जा रहा है, लाइव क्लास। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपका नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। और जितना भी आपका क्लास चलता है, इन सभी का आंसर आपको टिक करके PDF दिया जाता है, चाहे आपका बुक हो या टेस्ट हो या फिर आपका सेट, प्रैक्टिस सेट हो या फिर आपका क्लास नोट्स हो, ताकि आपको PDF निकलवाने की आवश्यकता नहीं हो और आसानी से आंसर लगा हुआ रहता है, तो आप चीज़ों को रिवीजन कर पाते हैं। इसका जो फी है ओनली आपका 149 है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी दिया जाता है। इसमें आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ का ऑफलाइन सेंटर को भी कवर किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म का बुक और आपके खान ग्लोबल स्टडीज़ का बुक, किरण पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन, चक्षु प्रकाशन, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और कोई भी अपकमिंग आपका बुक्स लॉन्च होता है, ये A to Z आपका प्रोवाइड किया जाएगा। ये टोटल हमारी जिम्मेदारी है। इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। बस देखिए, शुरू में ही आपका कुछ इजी क्वेश्चन आपका रहता है। जैसे आपका पेपर देने जाते होंगे तो 5-6 क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा, उसके बाद आपका पसीना छूटने लगता है। उसी टाइप से इसका भी अरेंजमेंट आपका है, ताकि आप शुरू से बनाते बनाते आप 30 तक पहुंच जाए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक कक्षा में, और आप जानते हैं कि क्वेश्चंस का आपका अरेंजमेंट आपका चेंज हुआ है वॉल्यूम 2 से आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जा रहा है कि एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि परसेंटेज की बात होती है, तो हम लोग समझते हैं कि जो आपका कुल स्टूडेंट आपका रहा होगा कक्षा में, ये आपका कितना रहा होगा। तो दोस्तों कुल जो स्टूडेंट रहा होगा, ये अपने आप में आपका 100% होता है। कितना होता है? अपने आप में आपका 100% होता है। और प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कक्षा में 30% छात्रों के पास क्या है? मोबाइल है। तो मैं मान लेता हूं कि अगर 100 व्यक्ति कहीं पर है, कक्षा में अगर प्रेजेंट है यानी उपस्थित है, तो हम ये कह सकते हैं कि 30% व्यक्ति के पास क्या है? मोबाइल है। अब कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। यदि कक्षा में टोटल आपका 200 छात्र है, देखिए टोटल राशि आपको दिया गया है कि कक्षा में 200 छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको 100 मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो कुल आपका छात्र है यानी टोटल स्टूडेंट है, इसकी संख्या आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 200 है। तो यहाँ पर चलिए मैंने लिख दिया कि टोटल स्टूडेंट आपका 200 है। अब इसी 200 का जो आपका 30% आपका छात्र है, उसके पास क्या है? मोबाइल है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं ना कि कितने व्यक्ति के पास मोबाइल है, यानी मोबाइल कितने व्यक्ति के पास है, ये हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी 200 का जो आपका 30% आपका व्यक्ति है, इसके पास क्या है? तो मोबाइल है। इसका 30% निकालिएगा, प्रतिशत आप 30 से हटाइएगा तो नीचे में आपका 100 होगा, और 100 से यहाँ पर इसको अगर काटेंगे तो आपका 2 टाइम्स में कटेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 60। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल आपके पास 200 स्टूडेंट है, उनमें से 60 स्टूडेंट ऐसा है जिनके पास की क्या है? कि मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। अब कहा जा रहा है कि जिसके पास मोबाइल है, मतलब ये जो 60 स्टूडेंट है जिसके पास मोबाइल है, इनमें से ही 10% ऐसे छात्र हैं जिसके पास ब्लूटूथ भी है। तो यानी यही 60% के पास
क्या है ब्लूटूथ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 से आपका ब्लूटूथ हो जाएगा कि आखिर ब्लूटूथ कितने प्रतिशत व्यक्ति के पास है या कितने व्यक्ति के पास क्या है ब्लूटूथ है। प्रतिशत तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि 10% व्यक्ति के पास ब्लूटूथ है, यानी जो ये आपका 60 निकला हुआ है जिसके जिसके पास मोबाइल है, 60 व्यक्ति के पास टोटल मोबाइल है और इसी 60 व्यक्ति के पास से 10% लोगों के पास क्या है कि ब्लूटूथ भी है। तो हम ये करते हैं कि 60 व्यक्ति में से 10% के पास ब्लूटूथ है, तो इसका 10% आप निकालिएगा तो ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने लोगों के पास ब्लूटूथ की सुविधाएं है। तो इसका 10% आप निकालेंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, नीचे में आपका 2 जीरो कटेगा, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। तो मित्रों आप ये कह सकते हैं कि 200 व्यक्ति टोटल आपका है कहाँ पर, तो कक्षा में, और इस 200 स्टूडेंट में से 60 जो व्यक्ति हैं इनके पास मोबाइल है और इस 60 व्यक्ति में से जो आपका 6 व्यक्ति है इसके पास क्या है कि ब्लूटूथ की भी सुविधाएं है। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ की सुविधा है, तो आप कहेंगे 6 छात्रों के पास है। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक कंपनी के पास कहा जा रहा है कि 80 इंजीनियर हैं, यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो तो उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी, तो अपने आप में आपका कितना होगा, आपका 100% वहां पर आपका होगा कुल आपके कामगार, चाहे जो भी वहां पर आपके वर्कर्स हो। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कंपनी के पास टोटल 80 इंजीनियर है, यदि वहां पर इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, मतलब इंजीनियर कहा जा रहा है कि 80 है और ये कहा जा रहा है कि 40% के क्या है आपके बराबर है। तो यहाँ पर 140 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 80 इंजीनियर है ये 40 के क्या है बराबर है, यानी 40% के क्या है बराबर है, यानी हर 100 में से आपका क्या होगा कि 40 व्यक्ति इंजीनियर होगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 40 इंजीनियर है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 80 इंजीनियर है, तो आप ऐसा करिए इंजीनियर की तुलना आप इंजीनियर से कर दीजिए और जो निकालना है उसको आप गुना करेंगे। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कुल कामगारों की संख्या क्या है, तो कुल कामगार अपने आप में कितना होगा 100% होगा, 40 से काटेंगे 40 दूना 80 और 100 गुना अगर आप यहाँ पर 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 200, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। इसको पुनः आप दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं, जरा गौर करिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि कुल कामगारों की संख्या की 40% इंजीनियर है। आप ऐसा करो यहाँ पर 40 से अगर प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। तो प्रश्न कहा जा रहा है कुल कामगारों की संख्या का, यानी कुल कामगारों की संख्या का मतलब देखिए का कहां पर लग रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि कुल कामगारों की संख्या का, तो कुल कामगार के साथ का या की लग गया, तो यानी कुल आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका 40 कामगार होगा और इन्हीं में से क्या है कि जो आपका 40% है, यानी इन्हीं में से आपका क्या है जो 40 है वो आपका क्या है तो आपका इंजीनियर है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, मतलब कुल आपके कामगार 40 है, तो इसमें से कितना आपका इंजीनियर है आपका 40, जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 80 इंजीनियर है, आप कह रहे हैं कि नहीं 40 इंजीनियर है। तो इंजीनियर की तुलना आप इंजीनियर से करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटल आपका इंजीनियर, यानी वहाँ पर टोटल कामगारों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से काटेंगे साथियों, 40 दूना 80, 100 गुना 2 करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि यदि एक संख्या को 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है तो उस संख्या का 30% क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक संख्या को 12 कम करने से निश्चित राशि हमारा कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 12 दिया गया है। पहले आप इसको बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ट्विस्ट है और कार्यालय परिचारी के अंतर्गत क्वेश्चन इजी तो आपके जरूर रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपका ट्विस्ट रहता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपके मात्र 7-8 आपको चैप्टर अगर दिया गया है तो ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप सभी में सभी आप बना ही देंगे। इस कारण से आप सभी लोग लेवल का क्वेश्चन करेंगे और जितना भी ऐठा हुआ क्वेश्चन है इसको आप सभी लोग तोड़ने का काम करेंगे बारी बारी से।
देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या 12 कम करने पर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 कम करने पर, और आगे जब बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 80% रह जाता है। तो आप ये बताइए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 कम किया गया और आप कहेंगे कि 80% रह जाता है, इसका मतलब यहाँ पर 20 कम किया होगा। जरा गौर करना, यानी मान लेते हैं कि कोई संख्या अपने आप में आपका 100% आपका रहा होगा और कहा जा रहा है कि ये कम हो करके कितना 80% रह जाता है, इसका मतलब इसमें कितना की कमी हुई होगी। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 20 की कमी रही होगी, क्योंकि तभी तो ये आपके 80% हो जाएगा। और जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 कम किया जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 कम किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं 20 कम किया जा रहा है, तभी तो ये 80 हो जा रहा है। तो जो कम हो रहा है कमी की तुलना आप कमी से यहाँ पर कर दिया और कहा जा रहा है कि निकालना जो है उसको आप गुना करिए। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर घट करके 80 रह जाती है, तो कहा जा रहा है कि उस संख्या का 30% क्या होगा, उस संख्या का, यानी जो आपके संख्या आपका 100 था, इस संख्या का 30% क्या रहेगा। तो आप सबसे पहले उस संख्या को निकालिए कि आखिर वो संख्या है क्या। तो उस संख्या को निकालने के लिए आप 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर वो संख्या निकल गया जैसे आप 100 से गुना किए। अब कहा जा रहा है कि उसका 30% क्या होगा, तो इसको कैलकुलेट करके आप 30% निकालिएगा। तो इससे अच्छा है कि यहीं पर आप इसका 30% आप निकाल लीजिए, क्योंकि है ना, इसका आप कैलकुलेट करके अगर आप 30% निकालते हैं तो आप यहाँ पर हो ही गया है, तो इसी में आप 30% आप निकाल लीजिए। आंसर यहाँ से आपका आ जाना है। तो ऊपर से प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। इस डबल जीरो से आपका डबल जीरो आपका कैंसिल आउट होगा। 20 से अगर काटेंगे तो यहाँ से आपका 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 छक 12 और 6 त्रिक आपका 18, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 12 कम हो जाता है, कितना कम करने पर, कहा जा रहा है कि 12 की कमी हो रही है और आप कह रहे हैं कि 80 रह जाता है, तो कमी कितना का किया होगा, आप कहेंगे 20 की कमी किया होगा। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है रह जाती है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा, उस संख्या का, यानी जो आपका टोटल आपके शुरू में आपकी संख्या रहा होगा, कहा जा रहा है इस संख्या का, कहा जा रहा है कि 30% क्या होगा। तो पहले वो संख्या निकालने के लिए आप 100 से गुना कर लेंगे, जो मान आएगा उसका आप 30% निकाल लेना। 20 से अगर आप काटेंगे तो 20 पचे आपका 100 होगा, 12 पचे आपका 60 हो जाएगा। संख्या निकल गया है कि वो आपका 60 है और इसका कहा जा रहा है कि 30% क्या होगा, इसका 30% निकालने के लिए नीचे में आप 100 रखेंगे, परसेंटेज को खत्म करके डबल जीरो से यहाँ पर आपका नीचे डबल जीरो कटेगा, तो आपका 6 त्रिक आ जाएगा 18, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। कहा जा रहा है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। साथियों रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, पहले आप इस क्वेश्चन को जरूर आप बनाइए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं, फिर मैं बनाऊंगा तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि जब आप पेन पेपर उठाते हैं तो ही आपका बेहतर इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि आप चीज़ों को बनाने का प्रयास करते हैं जिससे आपके कॉन्फिडेंस हाई होते हैं। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है, तो कुल संपत्ति आपका कितना रहा होगा। आप ये कहेंगे ना कि अपने आप में आपका कोई भी चीज़ 100% होता है। जब भी कभी यहाँ पर प्रतिशत आपको लिखा हुआ किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिख जाए तो आप याद रखना, जो पता नहीं रहेगा उसको 100% मानेंगे। तो यानी कुल अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इनके पास संपत्ति आपका कितना रहा होगा, तो साथियों आप कहेंगे कि कुल संपत्ति अपने आप में सर 100% होता है, तो 100% मैंने मान लिया। अब कोई व्यक्ति है अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है, तो मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया कि पत्नी को ये जो है 40% आपके दे देते हैं, तो पत्नी को 40% दे दिया। अब कितना बचेगा, आप कहेंगे 60% बचेगा। और वही कहा जा रहा है कि जो आपका शेष बच जाता है वो अपने बच्चों को दे देता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो अपने वो बच्चों को देगा ये आपका कितना देगा, शेष दे देगा। तो शेष कितना बचा है, आपके पास 60% बचा है, तो ये क्या करेगा कि वो बच्चों को दे देगा। अब प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का, अच्छा का किस में लग गया, आप कहेंगे सर पत्नी के साथ का लग गया, तो पत्नी को जो आपका 40 दिया गया है इसको आप कहाँ पर रखेंगे, आप नीचे में रखेंगे, क्योंकि जिसमें का या से लग जाता है उसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, नीचे में रखते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग पत्नी का जो दिया गया भाग है उसको नीचे में रखेंगे। कहा जा रहा है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, तो पत्नी को नीचे रख देंगे और बच्चा कहाँ पर है, तो बच्चा को ऊपर रखेंगे। और कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौके आपका 100 और 25 गुना 6 करेंगे तो आपका 150 आएगा। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है? तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए और बताइए आप सभी लोग आपका राइट आंसर यहाँ से क्या आ रहा है। मित्रों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का औसत आपको 8 दिया गया है और अन्य 3 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 3। तो कहा जा रहा है कि पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा, जरा आप मुझे ये बता दो। आइए देखते हैं। दो संख्याओं का औसत आपको दिया गया 8, तो इसका अगर योग निकालेंगे तो 2 गुना हम लोग 8 करेंगे तो 8 दूना आपका कितना हो जाएगा 16, यानी दो संख्याओं का योग निकल गया आपका 16। अब आगे कहा जा रहा है कि अन्य 3 संख्याओं का जो आपका औसत है ये आपको दिया गया है 3, यानी कहा जा रहा है कि अन्य जो आपका 3 संख्या है इसका औसत आपको 3 दिया गया है। तो इसका योग कैसे निकालेंगे, तो जितना संख्या का औसत रहता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका योग निकल जाएगा, यानी 3 त्रिक आपका कितना हो जाएगा आपका 9। ये चीजें आप समझ रहे होंगे कि योग आपको कैसे निकालना है। जैसे फ्रेंड्स हम आपको ये कहें कि एक संख्या 2 है, एक संख्या आपका 4 है और एक संख्या मान लेते हैं कि आपका 6 है। हम आपको ये कहें कि इसका औसत निकालिए, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे औसत निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपका 3 संख्या ऊपर आपने ऐड किया है तो नीचे में आप 3 रखेंगे, 4 और 2 6 और 6 आपका कितना हो जाएगा 12, 12 बटे आपका 3 हो जाएगा और 3 से इसको काट लेंगे तो आपका 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो हम ये आपको कहेंगे कि 3 संख्याओं का जो औसत है ये आपका 4 है। अब हम आपको कहेंगे ये कि आप मुझे ये बताइए कि 3 संख्याओं का औसत अगर 4 है तो इसका योग क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर 4 गुना 3 कर लेंगे, 4 त्रिक आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 3 संख्याओं का योग आपका 12 होगा। जैसे कि आपका 4 और 6 10 और 2 देखिए 12 आ गया ना। तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका योग दिया हुआ रहता है और जितना संख्या का आपको योग दिया हुआ रहता है इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं मित्रों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कि उसका योग कितना होगा। आप क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का औसत आपको 8 दिया गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 3। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसका योग निकाल लिया। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 16 और 9 आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब 5 संख्या का योग बताना है, सॉरी औसत निकालना है। औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। तो यहाँ पर 16 और अगर आप 9 को जोड़ दीजिएगा तो सभी प्रेक्षणों का योग हो गया बटे कुल प्रेक्षण। तो कुल संख्या कितना है, तो पहले आपने 2 का था और फिर आपका 3 का था और 5 संख्याओं को आपको यहाँ पर पूछा भी जा रहा है तो 5 से आप क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, 5 से इसको काट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और कहा जा रहा है कि n संख्याओं का आपका m स्क्वायर हो, तो प्रश्न कहा जा रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। आपका एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आप सभी लोग आंसर फास्ट करेंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे योग। क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे और जो हमारे पास योग आएगा उसमें हम लोग m प्लस n से भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा कि m प्लस n संख्याओं का औसत आपका कितना होगा। जैसे अभी आपने निकाला 5 संख्याओं का औसत। अब वो क्वेश्चन इसलिए आपका पहले डाला गया है क्योंकि आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि साथियों क्या होता था कि पहले अगर वो क्वेश्चन आपका रहता था और ये क्वेश्चन कहीं और नंबर पर रहता था जिसके कारण से आप मुझे कॉल करते थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है मैथ, तो बिल्कुल अब आपको 100% आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 16 का जरा आंसर लगाना। देखिए कहा जा रहा है कि m संख्याओं का औसत दिया गया n स्क्वायर है, तो हम इसका अगर योग निकालना चाहें तो आपका योग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों आप यहाँ पर कहेंगे कि m संख्याओं का जो आपका है औसत आपका n स्क्वायर है,
तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, तो ये आपका कहलाएगा क्या, योग कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि m आपका n स्क्वायर हो जाएगा। पुनः जब आगे बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि n संख्याओं का तो आपका m स्क्वायर दिया गया है, क्या औसत दिया गया, कहा जा रहा है हो यानी औसत। तो इसका भी अगर हम लोग यहाँ पर योग निकालना चाहेंगे तो इसका आपका योग क्या हो जाएगा, तो आपका n इंटू आपका यहाँ से m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को आप गुना कर लेना तो आपका n आपका m स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि m प्लस n का औसत निकालना है, तो आप ऐसा करो, ये वाला और ये वाला आप यहाँ पर जोड़ देंगे और m प्लस n से भाग दे देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया m आपका n स्क्वायर, फिर आपका प्लस हो जाएगा और आपका n आपका m स्क्वायर, और इसमें आप सभी लोग क्या करेंगे कि m प्लस n से आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा करो, ऊपर वाला कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी m और यहाँ पर आपका m स्क्वायर, तो आपका m कॉमन आ जाएगा। फिर आप यहाँ से n को कॉमन लीजिएगा, यहाँ से आप n को कॉमन लीजिएगा, ऊपर बचेगा आपका m प्लस आपका n, और नीचे में आपको यहाँ पर दिया गया है m प्लस आपका n। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए m प्लस n से m प्लस n कटेगा तो इसका औसत आपका क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। mn आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में आपको दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपको 37 दिया गया है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा ये बताना है। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, मतलब आज जो आपका क्लास चल रहा है ये कंप्लीट आपका नोट्स है और आपके ऑफलाइन सेंटर का है। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो शायद की क्लास आपका चला था वो आपका जो है बुक का क्वेश्चन था, जो आपका कल चला था ना, क्लास कल चला था, तो कल जो आपका क्लास चला था वो आपका बुक का क्वेश्चन था, यानी आपका यूनिक पब्लिकेशन का आपका सेट था। उसमें भी आप सभी लोग जो है 22 काफ़ी सारे कैंडिडेट 25 प्लस एक्यूरेसी मेंटेन किया है। तो नोट्स कवर करना है और जो भी आपका बुक्स का आपका सेट है वो सिस्टमेटिक तरीका से चैप्टर बाय चैप्टर करके आपको कवर कराए जा रहे हैं, तो उसको भी लगातार आपको लगाते रहना है ताकि आप अपनी औकात को जज पाएं कि आप कितना सही आप कर पाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो आपका गुणनफल है ये कहा जा रहा है कि आपका 37 है। कोई दो पूर्ण संख्या है, इसका गुणनफल आपको दिया गया 37 है, और कहा जा रहा है कि उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा ये आपको बताना है। बताओ आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आप सभी लोग जरा कमेंट करना मुझे, इसका आंसर क्या होगा। साथियों कहा जा रहा है कि इन दोनों का वर्गमूल क्या होगा ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। आप कैसे आप बनाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 36। कोई दो पूर्ण संख्या होगा जिसका गुणनफल दिया गया है 37। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इन दोनों का गुणनफल आपको 37 दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक संख्या यहाँ पर मैं 1 मान लेता हूँ और एक संख्या यहाँ पर मैं 37 मान लेता हूँ, ये दोनों आपका पूर्ण संख्या है। अब कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है ये आपका 37 है। अब आप कहेंगे कि आप यहाँ पर कैसे जान गए कि एक यहाँ पर लेना है और यहाँ पर 37 लेना है। इसलिए जान गए क्योंकि मात्र आपका यही एक कंडीशन है जिसको गुना करने के बाद आपका 37 आ सकता है। बाकी ऐसा कोई कंडीशन आपका क्रिएट नहीं होता है जिसको गुना करके आप 37 ला सकते हैं। क्या उतना हम लोग फंसने जाएंगे पॉइंट में लेकर के 37 लाने के लिए? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये मेथड आपके लिए सटीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 इंटू आप 37 करेंगे तो आपका 37 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो आपका गुणनफल है ये आपका 37 से कर लिए हम लोग आसानी से। अब आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों इन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 37 और 1 में अंतर होगा आपका 36 का, और इसी का कहा जा रहा है कि इन दोनों के अंतर का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 36 का वर्गमूल 6 होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हुआ क्लियर। तो यही सब जब पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे नहीं बनता है, और वहां पर काफी मेंटल, चूंकि आपका मेंटेलिटी वहां पर आपका प्रेशर होता है तो वहां पर क्वेश्चन आपका छूट जाता है। इसलिए आपको अप्रैल से पहले आपको पूरी तरीका से आपको प्रिपेयर रहना है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, और मैं हर एक बार आपको बताते भी रहता हूँ, जो भी छात्र पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप अच्छे तरीका से सही गाइडेंस में आप बिल्कुल आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं और बेहतर स्कोर आप कर सकते हैं, बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
किसी भी संस्थान का बीएसएससी कार्यालय परिचारी का अगर आप जो है सेट पैटर्न पर आधारित आप टेस्ट प्रैक्टिस सेट कुछ भी आप लगाइएगा, डेफिनेटली उसमें आपका क्वेश्चन बनेगा। और तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी बुक को उठाइए, उसमें आपका 25 के आसपास आपका मैथ सही हो जाएगा, आपका 30 में डेफिनेटली हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट कर लेंगे 7050513705। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं, यदि एक्स का वर्गमूल का जा रहा है कि y का घनमूल है, तो कहा जा रहा है कि x और y के बीच में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। दोस्तों अगर वर्गमूल हम लोग बोले तो वर्गमूल का मतलब आपने क्या समझा? वर्गमूल का मतलब हम लोग समझते हैं अंडर रूट में आपका x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि x का वर्गमूल y के घनमूल है, मतलब बराबर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर में ही यहाँ पर आपको लाने को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए y का घनमूल, तो y का घनमूल अगर बोले तो घनमूल का मतलब होता है करनी में आपका 3। कितना होता है? करनी में आपका 3 होता है, और y का क्या निकालना है? घनमूल। अब यहाँ पर वर्गमूल का मतलब होता है यहाँ पर आपका 2 रहता है, बट ये छिपा हुआ रहता है। यहाँ पर आप ना भी लिखते हैं तो ये हमेशा आपका 2 होता है। तभी तो हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, और जब आप क्यूब निकालते हैं तो आप 3 का पेयर बनाते हो, जब आप करनी में 3 रहता है तो। अच्छा, आप जानते हैं कि वर्गमूल का मतलब होता है इस पर पावर आपका 1/2, और घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3, क्योंकि जो आपका यहाँ पर रहता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए आप y पर क्या लिखेंगे? तो 1/3 लिखेंगे, क्योंकि जो करनी में रहता है वो बट्टे में आ जाता है। इसीलिए आप जानते हैं कि जब वर्गमूल में हम लोग रूट को हटाते हैं हाफ लिखते हैं। तो आप आज जान लीजिए कि हाफ इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका 2 आपका छिपा हुआ रहता है, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग क्या करें साथियों? ऐसा करते हैं हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग बराबर में कुछ भी कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड करेंगे वही आपको राइट साइड करना है। तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, इसलिए क्योंकि ये आपका कट जाएगा आसानी से। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 3 आपका 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूना आपका 6 होगा, मतलब x पर पावर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, और बराबर में y पर पावर आपका 2 हो जाएगा। x³ बराबर y²। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 111 पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह जाती है। बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए मित्रों, हमारा कहा जा रहा है, सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। आप जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी काउंट करते हैं, या फिर आप अंडा खरीदने जाते हैं, इस तरह से आपका क्या होता है? आपका रो रहता है ना, इस तरह से आपका रहता है। इधर से मान लेते हैं कि 5 है, और इधर से मान लेते हैं हम लोग कि आपका 3 है। कितना है आपका? इधर से मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपका 3 है। अब आप सभी को नहीं गिनते होंगे, गिनते हैं आप सभी को? आप नहीं गिनते होंगे। इधर से आप देख लेते होंगे कि 1 2 3 4 5 है, और इधर से आप देख लेते हैं कि 1 2 3 है। तो आप सीधा क्या करते होंगे? 5 3 15 आप गुना कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें टोटल आपके कितने अंडे हैं। या उसी टाइप से अगर अंडे के जगह पर यहाँ पर अगर पौधा आपका रहेगा, तो क्या आप सभी पौधों को आप बारी बारी से गिनते हैं? आप कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग रो को गिन लेते हैं जितना भी आपका रो में होता है, और पुनः हम लोग कॉलम को गिन लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पर कितना जो है पेड़ पौधे हैं, या फिर कितने अंडों की संख्या है। ये हम लोग दैनिक जीवन में इसको यूज करते हैं। अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे तो आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आप क्या कहा जा रहा है कि एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। ठीक है, यानी पेड़ की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि उसमें रो भी होगा और कॉलम भी होगा। तो मैं मान लेता हूं मित्रों कि यहाँ पर जो आपका रो होगा, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका रो होगा, रो मान लेते हैं कि आपका एक्स होगा, और मान लेते हैं कि जो आपका कॉलम होगा, कॉलम भी आपका क्या होगा? मान लेते हैं कि वहां पर आपका एक्स होगा। अब कहेंगे आप एक्स क्यों मान रहे हैं? मैंने मान लिया कि दोनों साइड आपका क्या है? बराबर है, क्योंकि अगर आप एक्स वाई मानेंगे तो फिर निकालने में यहाँ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक्स मानना है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि आप क्या करेंगे? रो और कॉलम को आप क्या करेंगे?
आप गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो टोटल पेड़ पौधों की संख्या निकल जाएगा वहां पर कि कितना है, क्योंकि आपने रो माना है, आपने एक्स, और कॉलम भी आपने क्या माना है, आपने एक्स माना है, जिससे अभी आप अंडे को गिन रहे थे। अब सिंपली क्या करना है कि कहा जा रहा है कि यदि उसमें उतनी ही पंक्तियां हैं, कहा जा रहा है कि एक तूफान में 111 पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत। अच्छा, जब आप यहाँ पर x गुना एक्स करेंगे, जब आप यहाँ पर x गुना एक्स करेंगे, यहाँ पर जरा गौर करिएगा, आप x गुना जब x करेंगे तो ये आपका टोटल पेड़ पौधों की संख्या आपने निकाल लिया, पेड़ पौधों की टोटल संख्या निकल गया। अब कहा जा रहा है कि 111 पेड़ क्या होते, उखड़ जाते हैं। तो इसी x गुना एक्स में से क्या है, 111 पेड़ आपका यहाँ से उखड़ गया। मतलब कि आप x इंटू एक्स किए तो रो और कॉलम को आपने गुना कर दिया, टोटल आपका निकल गया कि कितना पेड़ पौधा है। उसमें से 111 पेड़ अगर उखड़ जाता है तो इसी में से 111 आपका घट जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि उखड़ जाने के बाद जो आपका पेड़ों की संख्या बचता है ये आपका 10,914 बचता है। कितना बचता है, 10,900 आपका 14 बचता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10,000 आपके 900 आपका 14 बचता है, तो 10,914 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है, तो इतना हो गया 10,900 आपका 14। अब आपको सिंपली क्या करना है, x इंटू एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये वाला 111 उस पर जाकर के जुट जाएगा, इधर निगेटिव है तो उधर पॉजिटिव, तो 4 एक आपका 5 हो जाएगा, एक एक आपका 2, 9 एक 10 का 0 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब इसका आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर x से हम लोग स्क्वायर को खत्म करेंगे, इधर आपका अंडर रूट हो जाएगा, यानी 11 0 आपका 25 आ जाएगा। इसका वर्गमूल आप निकालिए, इसका वर्गमूल अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा बताइए आप सभी लोग, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 105 आएगा। कितना आएगा, 105 आएगा, निकाल लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि मैंने वर्गमूल आपको पढ़ा दिया है। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, और यही दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा दिया गया 49, 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका 7 आ जाएगा। 7 यहाँ पर आपका 29 में जुटेगा तो 36 होगा, और 36 का वर्गमूल आपका 6 हो जाएगा। 6 को 19 में जोड़िएगा तो 25 होगा। 25 का वर्गमूल आपका 5 होगा। 25 और आप 5 होगा, और 5 और 11 आपका 16 होगा। 16 का वर्गमूल आपका 4 होगा। 4 और 5 आपका 9 होगा, और 9 का वर्गमूल आपका 3 होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा क्या जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 2100 आपका 60 है, और उसका उच्चतम समावर्तक मतलब एचसीएफ आपका 6 है, तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 2100 आपको 60। आप जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका एलसीएम इंटू आपका एचसीएफ होता है हमारा फॉर्मूला, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 2100 आपको 60 दिया गया है, तो आप यहाँ पर 2100 आप यहाँ पर 60 लिख देंगे। इसका देखिए आपका एलसीएम यहाँ पर कहा जा रहा है दिया नहीं गया है, तो आप ऐसा करो यहाँ पर इसका एलसीएम आप निकाल लो। एचसीएफ आपको यहाँ पर दिया गया है 6, तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ के जगह पर 6 रखेंगे। तो बताइए हमारा यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो 2100 आपका 60 और बटा में यहाँ से आपका 6 हो जाएगा। 6 से इसको काटिए, देखिए कितना बार में कटता है। 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 21 में 18 घटेगा 3 बचेगा। उसके बाद आपका 6 छक 36 हो जाएगा, एक आपका 0, यानी जो आपका एलसीएम का मान आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ से 360 आएगा। अब क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका एचसीएफ और आपका एलसीएम का अनुपात क्या होगा। तो एचसीएफ यहाँ पर दिया गया है आपका 6 ऑलरेडी आपका, तो एचसीएफ के जगह पर रखेंगे क्योंकि अनुपात पूछा गया है। एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है 360 है, तो यहाँ पर आप 360 रखेंगे। काटेंगे 6 एकम आपका 6 होगा, 6 से काटेंगे 6 छक 36, यानी आपका 1 आपका 60 आएगा। 1:60 ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 120 और 450 के लघुत्तम समावर्तक क्या होगा।
इसका HCF आपका निकालना है। ये क्वेश्चन इसका LCM आपको निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक आप इसका निकाल लीजिएगा, मैं बनाऊंगा नहीं, इतना इजी क्वेश्चन। 120 दिया गया है और आपका 450 दिया गया है, इसका आप निकाल लीजिएगा। ये BSSC कार्यालय परिचारी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपका सिलेबस है LCM और HCF आपका, तो ये सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 का मैं आंसर आपको बताता हूँ, इसका 1800 आएगा, आप इसका निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोई भिन्न आपको दिया गया है 3 आपका 4, 9 आपका 10 एंड आपका 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक, मतलब कहा जा रहा है कि HCF क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका 4/3 हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर दिया गया है 9/10, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आपका व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 और बटा में आपका 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, इसका कहा जा रहा है कि HCF क्या होगा। क्या कहा जा रहा है, इसका HCF क्या होगा, तो ऊपर वाला का HCF निकालना है। 4, 10 और 16 का HCF आपका 2 आएगा, तो नीचे वाला का आपको LCM निकालना है। नीचे वाला का LCM कैसे निकलेगा, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 इसका आएगा, है ना, 45 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2/45। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक दुकानदार यदि पंखे के विक्रय मूल्य को 400 रुपये से घटाकर 380 रुपया कर देता है तो उसकी हानि 2% वृद्धि हो जाती है। तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। आप इसको पहले बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24 को आप सबसे पहले बनाइए और बताइए आप सभी लोग इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। देखिए जरा आप गौर करिएगा, इसको भी मैं यहाँ पर तुरंत इसको जो है मिसाइल से इसको तुरंत अभी रोंदते हुए आप सभी लोग इसको खत्म कर सकते हैं। काफ़ी सारे गर्ल्स भी है जो कि मिसाइल चलाना शुरू कर दिए और उनका भी स्कोर काफ़ी बेहतर आ रहा है। तो आप सभी लोग भी उठाइए मिसाइल, और जिनके पास मिसाइल चलाने का अभी हुनर नहीं है आप सभी लोग राइफल चलाइए। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक दुकानदार यदि एक पंखे के विक्रय मूल्य को 400 रुपये से घटाकर कहा जा रहा है कि 380 कर देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इन दोनों में कितना का अंतर हुआ। आप कहेंगे कि सर 400 रुपये पहले था और अब 380 कर दिया है, तो यानी कि कितना का आपका घटा दिया है। तो आप कहेंगे कि अंतर जो है यहाँ पर 20 का अंतर हो गया है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि उसकी हानि प्रतिशत में 2% का क्या है कि वृद्धि हो जाता है। तो हानि प्रतिशत में अगर 2 की वृद्धि हो गया तो ये अंतर निकाल आएगा, चाहे अधिक हो जाए या आपके कम हो जाए, ये आपका अंतर कहलाता है। यहाँ पर 400 से आपका 380 हो गया है, यानी 20 का अंतर हुआ, और प्रतिशत में कहा जा रहा है कि 2 का अंतर हुआ। तो यहाँ पर 2 से आप तुलना कर देंगे, अंतर की तुलना अंतर से हो गया। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पंखे का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों मैं बार बार चिल्ला के बताता हूँ कि क्रय मूल्य जब नहीं दिया रहता है तो अपने आप में 100% होता है, इसलिए क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से आप गुना कर देंगे, 2 से काटेंगे तो आपका 10 बार में कटेगा, और 10 और गुना आप यहाँ पर 100 अगर कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1000, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। क्या लगता है क्वेश्चन आपका छूट जाएगा? बिल्कुल आपका नहीं छूटेगा पेपर में, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख लेना, काफ़ी सारे टीचर्स आपको पढ़ाते भी होंगे, आप देख लेना इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कराते हैं। काफ़ी लेंदी करके करते हैं, लेकिन मैं इसको एक मेथड से मैंने आपको टोटल मैथ बताया है। हमेशा बताता हूँ ना, कहीं पर मैंने मेथड चेंज किया है क्या? कहीं नहीं किया है। जितना भी आज तक मैंने आपको क्लास दिया है, मैंने आपको क्या बोला कि 400 रुपया है और आपका घटा करके कितना कर देता है 380। तो यहाँ पर अंतर कितना का हुआ आपका 20 का, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2% का वृद्धि हो जाएगा, तो अंतर कितना का होगा 2 का। क्रय मूल्य निकालना है, 100 से आप गुना करिएगा, इसको आप अंजाद से भी काट दीजिएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 10 गुना 100 करेंगे 1000, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 2^11 को 5 से विभाजित करें तो शेषफल आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। हम तो कहते हैं आप इंटर लेवल का मैथ उठाइए, इंटर लेवल तक का मैथ आपका धनाधन बनेगा। अब आपका आप उठाइए बीएसएससी इंटर लेवल का, आप किसी भी सेट को एकदम बनेगा क्वेश्चन आपका, और बीएसएससी कार्यालय परिचारी को तो आप रोंद डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है
कि 2 पर पावर यहाँ पर आपको 11 दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि 5 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों 2 को आप 11 बार गुना करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैंने आपको बताया है कि पावर जो रहता है इसमें आप क्या करो, 4 से आप भाग लगा दो। क्या करो, 4 से भाग लगा दो। अच्छा 2 पर अगर 2 पर पावर 11/4 हो गया। अब 4 से 11 में अगर आप भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, तो आप कहेंगे कि 4 दूना 8, 3 आपका शेष बचेगा और जो आपका शेष बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पावर के रूप में रख देते हैं। और याद रखना है कि हमेशा 4 से ही भाग लगाया जाता है। अब नीचे में आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, आसान हो गया। अब आपका 8/5 और 5 से अगर 8 में भाग लगाएंगे 5 कम 5 लगेगा, यानी आपका 3 शेष बचेगा और शेषफल ही तो आपको पूछा जा रहा है। आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 26 जोड़ने पर उस संख्या में 65% की वृद्धि हो जाती है। क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या में अगर 26 को जोड़ा जाता है तो उसमें जो वृद्धि होता है 65 की वृद्धि हो जाता है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि 26 जोड़ा जा रहा है, यानी कितना का वृद्धि किया जा रहा है, 26 का। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 65% की क्या हो जा रहा है, तो कह रहे हैं कि आप इधर 65% की क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि मूल संख्या का, तो मूल संख्या अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा मूल संख्या। तो यहाँ से आपका मूल संख्या निकल गया। अब कहा जा रहा है कि मूल संख्या का 75% क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आप 75% आप निकालेंगे ना, तो इससे अच्छा है कि यहीं पर आप 75% निकाल लीजिए। इसी के साथ ही साथ एक बार में ही आपका टोटल काम हो जाना है। तो यहाँ पर आप 75 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखिए आपका 100 से 100 आपका पूरा कैंसिल आउट होगा। आप काटेंगे इसको दोस्तों आप 13 से, तो 13 बचे आपका 65। 13 से काटेंगे 13 दूना 26, 5 से काटेंगे तो 15 बचे 75, 15 गुना 2 करेंगे 15 दूना 30। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि कुणाल ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। देखिए अंकित मूल्य जब आपको पता ना रहे या कॉस्ट प्राइस आपको पता ना रहे, ये हम लोग कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं कि नहीं। आइए जरा पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुणाल ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। यानी हम ये कह सकते हैं मित्रों कि जो इनका अंकित मूल्य आपका रहा होगा, ये आपका कितना रहा होगा, आप कहेंगे कि अंकित मूल्य इनका 100% आपका रहा होगा। अब कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। यानी अंकित मूल्य किसी वस्तु पर अगर आपका 100% है, जब पता नहीं रहता है तो 100% मानते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि 15% बट्टा पर खरीदा, यानी मतलब कहने का है कि यहाँ पर छूट पर खरीदा। तो आप ये कहेंगे किसी वस्तु का अगर मूल्य आपका 100 है और 15% बट्टा पर खरीदा, तो यानी 85 में वो वस्तु को खरीदा होगा। यानी सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 85। अब कहा जा रहा है कि उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर आपको कहा जा रहा है कि 2880 में बेचा। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि किसी वस्तु पर अगर आपको 20% का लाभ हो जा रहा है तो आप ये कहेंगे ना कि वस्तु को आप 120 में बेच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने अंकित मूल्य माना है आपने 100 और कहा जा रहा है कि 20% का आपको लाभ हो गया, तो यानी वस्तु को आप कितना में बेचते होंगे, 120 में बेचते होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20% जब लाभ होता है तो कहा जा रहा है कि कितना में दोस्तों इस वस्तु को बेचा जा रहा है, 2800 आपका 80 में बेचा जा रहा है। कितना में, 2800 आपको 80 में बेचा जा रहा है। मतलब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा रहा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य ये 2880 है, और आप कह रहे हैं कि इसका जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ये आपका 120 है। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से हमने कर दिया, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि उसने घड़ी को कितने में खरीदी, किसने, इसने। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आपका लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कितने में खरीदा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 85 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा इसको आप गुना करेंगे। तो निकालना है क्रय मूल्य, तो 85 से आप गुना करेंगे। 0 से आप 0 काट लेना, 12 से इसको काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए आपका कितना बार में आपका कट जा रहा है, काटिए इसको एक बार आप सभी लोग। 12 से अगर काटेंगे तो 12 दूना आपका 24 होगा, 4 बचेगा, 12 तिया 36, 12 चौके 48। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका 24 इंटू आपका 80 आपका 5 हो जाएगा। गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको जब आप गुना करेंगे
तो आपका 20 आपका 40 आ जाएगा, यानी 20 ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। है ना आसान? बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं, बस तुलना करना है और आपको जो गुना करना है ये आपको दोस्तों बस तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी सारे छात्र मुझे कॉल करके फीडबैक दे रहे हैं कि सर आप मैथ काफ़ी लाजवाब पढ़ाते हैं, काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट हुआ है और मैथ में कुछ नहीं आता था, अब बिल्कुल मैथ में सीख गए। दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है कि वॉल्यूम करके आपको इंप्रूवमेंट कराया जा रहा है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोगों को यानी टोटल कैंडिडेट को ध्यान में रखा गया है कि कैसे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता था, जो हमेशा मुझे कॉल एसएमएस करते थे सर मैथ समझ में नहीं आता है, बट उसके लिए काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया। आप देखेंगे वॉल्यूम 2 में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आपका हुआ और वॉल्यूम 1 में भी आपको 50 क्लास आपको दिया गया। इन्हीं चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप मैथ में बेहतर आप स्कोर कर पाएँ, क्योंकि इसी से आपका फाइनल रूप से एग्जाम आपका क्रैक होना है। और देखिए आज आप कितना बेहतर तरीका से आप मैथ को सॉल्व कर पा रहे हैं। जिनको कुछ नहीं आता था, जो पढ़ाई छोड़ चुके थे 5 साल 6 साल से, उनको भी जो है बेहतर समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही मेथड का यूज़ आपके सभी क्वेश्चन में आपका किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 6900 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का जो आपका भागों का अनुपात है ये आपका 3 अनुपात आपका 4 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और जो आपका बी को मिला हुआ भाग है ये आपका कितना है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 अनुपात आपका 4 है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि बी एवं सी के भागों का अनुपात 5 अनुपात आपका 6 है। मतलब बी और आपका सी के जो भागों का अनुपात है ये आपका कितना है, तो आप कहेंगे कि 5 अनुपात आपका 6 है। क्लियर है? अच्छा जरा आप गौर करना, यहाँ पर देखिए आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है और यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है ना, तो यहाँ पर भी बी का मान आपका 5 दिया गया है और यहाँ पर आपका 4 दिया गया है, जबकि बी दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो आप सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर दीजिए 4 से गुना। रेशियो का रूल कहता है कि अगर आपने एक पार्ट में 4 से गुना किया है तो दूसरा पार्ट में भी आपको 4 से गुना करना होगा। अब ऊपर में यहाँ पर आप कर दीजिएगा 5 से गुना, तो रेशियो कहता है कि अगर आप एक पार्ट में 5 से गुना करते हैं तो आपको दूसरों पार्ट में भी आपको 5 से गुना करना होगा। अब ऐसा करते हैं साथियों, यहाँ पर ए बी और सी का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी और सी का अगर निकालेंगे तो 5 तिरिक आपका कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। 5 चौके आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 6 चौके आपका कितना हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। यानी आपने ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, आपने सी का यहाँ पर निकाल लिया कि इन्हें कितना कितना रुपया बांटा गया है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो रुपया बांटा गया है टोटल आपका कितना था, तो आपका 6900 रुपया टोटल आपका था। और आप कह रहे हैं यहाँ पर जब हम लोग जोड़ते हैं जो पैसा आपका तीनों में बांटा गया है, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये 6900 रुपया के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कंप्लीट आपका कुल राशि दिया गया 6900 और आप जब जोड़ते हैं यहाँ पर तो यानी कि 24, 20 और अगर आप 15 को जोड़ते हैं तो ये आ जा रहा है 59। यानी कुल राशि की तुलना आप कुल राशि से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि बी का भाग कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए बी का भाग आपका 20 है, तो जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 59 से काटेंगे आपका 1 टाइम में कटेगा और यहाँ पर आपका डबल 0 होगा, यानी 20 पर हम लोग कह सकते हैं कि सर 3 0 हो जाएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या उतना टाइम में हम लोग गुना करते रहेंगे? यानी सबसे पहले हम लोगों को 10 संख्याओं का पता लगाना पड़ेगा। वो 10 संख्या क्या है, एक्स मानो, फिर उसका पता लगाओ, उतना समय नहीं है। इसलिए आप सिंपली क्या करेंगे, जब भी कभी ये कहा जाए कि 10 संख्याओं का औसत आपका 7 है या गुणनफल इतना है या जो भी कहे, अगर आपको इस तरह से आपको दिया रहता है और आपको ये कहता है कि प्रत्येक संख्या को 10 से गुना कर दिया जाए, हो सकता है आपको ये भी कह देता प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए, हो सकता है आपको ये भी कह देता प्रत्येक संख्या में 10 से भाग लगाया जाए, 12 से भाग लगाया जाए। तो क्या उतना लगाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जब आपको ये कहे कि प्रत्येक संख्या में से 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो दोस्तों याद रखना सीधा सीधा आप इसका औसत में ही आप गुना कर दो, तो 12 सती कितना हो जाएगा आपका 84, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर तो आपने गुना कर दिया, डी आपका आ गया आंसर। क्या आपको ये अगर कहा जाता है कि प्रत्येक संख्या में 12 को जोड़ा जाए तो इसका नया औसत क्या होगा, तो सीधा सीधा इसके औसत में ही हम लोग क्या करते, 12 को जोड़ देते, तो इसका आंसर आपका आ जाता। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी कर रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घटोतरी होगा, ये आपको बताना है। देखिए जब भी कभी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घट जाती है तो उसके लिए हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। और ए बी हमारा फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। लेकिन जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं और दुकानदार बट्टा देता है तब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि 50% की कमी हो जाता है तो क्षेत्रफल में कितने की कमी होगा। तो जब क्षेत्रफल की बात होती है तो घटना दो बार घटती है, क्योंकि किसी भी चीजों का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50% की पहले कमी हुई है तो कमी के लिए हम लोग निगेटिव रखेंगे, फिर 50% की कमी हुई है तो यहाँ पर निगेटिव रखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। 50 गुना क्या कर देंगे, यहाँ पर 50 कर देंगे, बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इसलिए मैंने किया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका निगेटिव दोनों 50-50 है तो माइनस माइनस यहाँ पर आपका प्लस हो ही जाता। इस कारण से मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया, प्लस ले लिया। क्लियर है। 50 से इसको काटेंगे तो आपका 50 से काटेंगे 100 को, 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 50 को तो आपका 25 टाइम्स में कटेगा। 50-50 आपका माइनस आपका 100 होगा और प्लस इसमें आपका यहाँ पर 20 आपका 5 होगा। देखिए 100 में से 25 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा आपका 75। क्लियर है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। माइनस हमें ये बताता है यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो आज का सेवा आपका खत्म होता है। बाकी किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जाते जाते सेशन को आप लोग लाइक कर देना, और जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट आने वाली जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, और अच्छे तरीका से आप कार्यालय परिचारी के लिए आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इंस्पायर स्टडी पूरी तरीका से अभी आपके लिए डेडिकेट है कार्यालय परिचारी के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।